हमें खास तौर पर हिदायत की गई थी कि बम लगाने के फौरन बाद हमें वहां से निकल जाना होगा, क्योंकि धमाका इस कदर भयानक और लर्ज़ाखेज होगा कि इस इलाके में समंदर भी तहोबाला हो जाएगा। भारतीय एटमी रिएक्टर साइरस के वस्ती ब्लॉक के पुर्जे उड़ जाएंगे। यही वो ब्लॉक था जहां पाकिस्तान के खिलाफ न्यूक्लियाई मोहलक हथियार बनाए जा रहे थे। ये हथियार इब्तदाई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक छोटे मिसाइलों की शक्ल में थे, जिनके आगे न्यूक्लियर हेड चिस्पा थे। अगर लैब नंबर 2 उड़ा दी जाती तो पाकिस्तान के सर पर मंडलाने वाला तबाही का खतरा टल जाता। हमने मैग्नेट टाइम बम सारे के सारे लगा दिए थे। अब इन बमों को 20 मिनट के बाद एक साथ फटना था। हम गैलरी से निकलकर जल्दी जल्दी आहने जीना तय करके होज के पास आ गए, जहां हमारे गोताखोरी के फ्लैपर और ऑक्सीजन मास्क पड़े थे। अचानक हमें लोहे के फर्श पर इंसानी कदमों की आवाज सुनाई दी। हमने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तड़प कर लोहे के पाइपों के अकद में अपने आप को गिरा दिया। इंसानी कदमों की चाप करीब आती जा रही थी। कदमों की चाप से हमें बहुत जल्द अंदाजा हो गया कि ये 2 आदमी हैं। मैं और मेरा साथी कमांडो पटेल बड़े बड़े स्टील और प्लास्टिक के पाइपों के पीछे छुपे हुए थे। हमने अपना सांस रोक लिया। अब हमें आने वाले आदमियों की बातें भी सुननी थी। वो मराठी जबान में बातें कर रहे थे, जो मेरे और कमांडो पटेल के लिए अजनबी जबान नहीं थी। ये दोनों एटमी रिएक्टर की सिक्योरिटी गार्ड के आदमी थे। कोने में जो पाइप बिल्कुल सीधे और छत की तरफ चले गए थे, वहां एक छोटा सा दरवाजा था। ये दरवाजा खुला और सिक्योरिटी के दोनों गार्ड होज वाले कमरे में आ गए। उन्होंने नीली वर्दी पहन रखी थी और कांधे के साथ स्टेन गन लटक रही थी। शायद वो अपने मामूल के राउंड पर आए थे। हमने अपने सर मजीद नीचे कर लिए। मैं 2 पाइपों की दरमियानी दुर्ज में से उनकी नकलो हरकत साफ देख रहा था। इस होज वाले कमरे में कमजोर बल्ब की धीमी रोशनी थी। हम दम साधे चुपचाप पाइपों के साथ लगे फर्श पर मुर्दा केकड़ों की तरह पड़े थे। गार्ड होज के सामने वाले स्टील के एक पाइप के पास खड़े हो गए। वो पाइप को झुक कर गौर से देख रहे थे। एक ने मराठी जबान में कहा, इसमें तो मुझे कोई खराबी नजर नहीं आती। दूसरा बोला, फिर हमें रिपोर्ट क्यों की गई है? पहले ने कहा, उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, हमें खामखा परेशान करते हैं, चलो वापस चलें, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। दूसरा गार्ड ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा था। उसने पाइप पर हाथ फेरते हुए कहा, एक बार चेक कर लेने में क्या हर्ज है, तुम यहीं ठहरो, मैं उसे चेक करता हूँ। मैंने अपने पिस्तौल के ट्रिगर पर अपनी उंगली का दबाव डाल दिया। साथी कमांडो पटेल मुझसे आगे ऊपर की जानिब पाइप के पीछे लेटा हुआ था। उसके पांव मेरे सर को छू रहे थे। मुझे कुछ पता नहीं था कि वो इस सूरत हाल से निमटने के लिए क्या सोच रहा है। एक दूसरे से बात करने का वहां सवाल ही पैदा नहीं होता था। गार्ड पाइप पर हाथ फेरते हुए उसे झुककर अजीब गौर से देख रहा था और दीवार के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा था। थोड़ी देर में लामहला उसे हमारे पास आ जाना था। दूसरा गार्ड वहीं इस आलम में खड़ा था कि स्टेन गन उसके कांधे से ही लटक रही थी। पहले वाला गार्ड हमारे करीब पहुंच रहा था। मेरे साथी कमांडो पटेल को सबसे पहले उसकी जद में आना था। मैं अपना पिस्तौल वाला हाथ ऊपर खिसका ही रहा था कि मेरे साथी कमांडो पटेल ने पहले वाले गार्ड पर पिस्तौल से फायर कर दिया। थक की आवाज आई। मैंने हाथ उठाकर दूसरे गार्ड पर फायर कर दिया। मेरा निशाना खता गया। इतनी देर में दूसरा गार्ड होशियार हो चुका था। उसने स्टेन गन से धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। मैंने दूसरा फायर किया तो वो उछल कर नीचे गिरा। मेरे साथी ने चिल्ला कर कहा, इसे जिंदा न जाने देना। उसने ये गलती की कि पाइपों के पीछे से बाहर निकल आया। दूसरा गार्ड मरा नहीं था। उसने स्टेन गन की बाड़ मारी। मेरे साथी कमांडो के हाथ से पिस्तौल गिर पड़ा। वो पेट पकड़कर झुका और फिर खून में लथपथ होज में गिर पड़ा। होज का पानी उसके खून से सुर्ख हो गया। मैं छलांग लगाकर बाएं जानिब बड़े पाइप के पीछे कूद गया। उधर होज के कमरे का छोटा दरवाजा था। जो ही दूसरे गार्ड ने दरवाजे में से बाहर भागने की कोशिश की, मैंने दोनों हाथों में पिस्तौल थाम कर उसकी पुश्त का निशाना लिया और साथ ही फायर कर दिया। वो मुंह के बल आगे को गिर पड़ा। मैंने पलटकर पहले गार्ड की तरफ देखा। वो फर्श पर मुर्दा हालत में पड़ा था। मैं लपक कर दूसरे गार्ड के सर पर पहुंच गया और उस पर पै दर पै 3 फायर झोंक दिए। फिर भागकर अपने साथी कमांडो की लाश को होश से बाहर निकाला। मेरा ख्याल था कि शायद वो जख्मी होगा, मगर वो मर चुका था। स्टेन गन की बाड़ उसके दिल को फाड़ती हुई गुजर गई थी। मैंने घड़ी देखी। इस अफसोसनाक हादसे ने 10 मिनट ज़ाया कर दिए थे। बमों के फटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने जल्दी से फ्लैपर पहनकर ऑक्सीजन मास्क मुंह पर लगाया और होज में छलांग लगा दी। बड़े पाइप में से पानी तेजी से समंदर की तरफ जा रहा था। मैं 1 मिनट से भी कम वक्त में पाइप में से निकलकर खुले समंदर में आ गया। मैंने अंदाजे से एक तरफ अंधाधुंध तैरना शुरू कर दिया। पाइप की नशेबी चट्टान से ऊपर उठकर मैं 90 डिग्री जाविये पर बिल्कुल सीधा होकर तैरने लगा। मैं तेजी से पाँव के फ्लैपर हिलाता और बाजू चलाता अपनी आबदूस की तरफ बढ़ रहा था। मैं उस धमाका खेज मकाम से ज्यादा दूर होना चाहता था। समंदर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। मैं दूर तक तैरता चला गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं समंदर के नीचे रास्ता भूल गया हूँ।
मुझे अपनी आबदोज़ कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब 10 बमों का धमाका किसी भी वक्त हो सकता था। मैंने सीधा जाने की बजाय अपना रुख नीचे समंदर की तह की तरफ कर लिया, क्योंकि शदीद धमाके की सूरत में समंदर की तह में निस्बतन कम इर्तियाश और उलट पलट होती। अगरचे लैब नंबर 2 पानी से ऊपर थी, उसके बावजूद समंदर में जबरदस्त धमाके का खदशा था। और ऐसा ही हुआ। अचानक समंदर की एक लहर इतनी तेजी से मेरे जिस्म से टकराई कि मैं कलाबाजियां खाता समंदर की तह में रेत में जाकर उलट गया। फिर ऐसी गूंज सुनाई दी जैसे कोई रेलगाड़ी मेरे सर के ऊपर से गुजर गई हो। टाइम बम फट गए थे। उनके फटने से एटमी रिएक्टर में जो तबाही नाजिल हुई होगी मुझे उसकी खबर नहीं थी, लेकिन नीचे समंदर में कयामत बरपा थी। पानी की मौजें चट्टानों की तरह मेरी तरफ पड़ रही थी, कभी मुझे ऊपर और कभी नीचे फेंक रही थी, जैसे मैं पानी के तूफानी गर्दाब में फंस गया हूँ। ये कैफियत कोई 15 मिनट तक जारी रही, फिर समंदर की तह पुरसुकून हो गई। मेरा ऑक्सीजन मास्क चेहरे पर जरा सा खिसक गया था। मुझे डर था कि अगर पानी अंदर आ गया तो मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। समंदरी मौजों ने मुझे इस तरह तहोबाला कर दिया था कि मैं समत भूल चुका था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि शुमाल किधर है और जुनूब किधर, और मैं किधर जा रहा हूँ। उस लम्हे पुरस्रार आबदोज अगर मेरी रहनुमाई न करती तो मेरा जिंदा बच निकलना मुश्किल था। मौके की नजाकत और संगीनी को देखते हुए आबदोज ने थोड़ी थोड़ी देर बाद रोशनी के सिग्नल देने शुरू कर दिए थे। ये रोशनी छोटे से सुर्ख बल्ब की शक्ल में आबदोज के पैंदे से निकल रही थी। मैं अंधाधुंध उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। मेरा जिस्म थकान से चूर था। आबदोज के पैंदे के नीचे आकर मैंने अपने आप को सीधा किया और पूरा जोर लगाकर ऊपर को उठा और सिलेंडर के सुराख में से गुजरकर ऊपर आबदोज के गोल तालाब में आ गया। चीफ कमांडो अपने 3 नकाबपोश सेलरों के साथ मौजूद था। उसने सहारा देकर मुझे टैंक से बाहर निकाला। मैंने मास्क उतार दिया, मेरे फ्लैपर अलग किए गए। चीफ कमांडो ने मेरे साथी के बारे में पूछा तो मैंने सर झुका दिया। वो समझ गया कि मेरा साथी कमांडो शहीद हो गया है। थोड़ी देर बाद मैं साथ वाले केबिन में चीफ कमांडो के साथ बैठा उसे अपने मिशन की रुदात सुना रहा था। उसने बताया कि समंदर के अंदर जो धमाका हुआ था उसकी शदीद लहरों के रिकॉर्ड से मालूम होता है कि साइरस के एटमी रिएक्टर का कुछ बाकी नहीं बचा होगा। मुझे अफसोस है कि हमारा एक साथी शहीद हो गया, लेकिन तुमने अपने वतन को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया है। भारतीय हुकूमत को दोबारा न्यूक्लियाई हथियार तैयार करने में अब काफी वक्त लगेगा। इतनी देर तक हम अपना दिफा मजबूत से मजबूत तर कर सकते हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा 2 रोज के बाद पहला न्यूक्लियाई मिसाइल टेस्ट करने वाली थी। आबदोज समंदर में वापस चली जा रही थी। चीफ कमांडो ने फिर कहा, तुम्हें वापस उसी जगह छोड़ दिया जाएगा जहां से तुम्हें तुम्हारे शहीद साथी की हमरा उठाया गया था। उसके बाद चीफ कमांडो ने कोई बात न की और चला गया। मैं कॉफी पी रहा था। कॉफी पीने से मेरे जिस्म में नई तवानाई आ गई। जिस वक्त आबदोज ने मुझे रबर की कश्ती के जरिए साहिल की चट्टान तक पहुंचाया, उस वक्त पौ फट रही थी। कश्ती मुझे साहिल पर छोड़कर वापस चली गई। मैं अपने लिबास में था, यानी पतलून, चप्पल और बुशर्ट। ट्रांसमीटर अब भी मेरी जेब में था। मैं उसे अपने होटल के कमरे में भी नहीं छोड़ सकता था। चट्टानों के करीब से होता हुआ मैं एलिफेंटा गार की अकबी सुरंग में दाखिल होने की बजाय आगे से होकर उसके दरवाजे के सामने वाले साहिल पर आकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। छोटे से बाग में कुछ और सयाह भी सो रहे थे। मैं भी घास पर लेट गया। अगरचे मैं रात भर का जागा हुआ था, लेकिन नींद गायब थी। मुझे बार बार अपने साथी कमांडो पटेल का ख्याल आ रहा था। वतन अजीज की सालमियत की खातिर उसने दियार गैर बल्कि दियार दुश्मन में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। मैंने दिल ही दिल में फातिहा पढ़कर इस गुमनाम शहीद की रूह को सवाब पहुंचाया और सिगरेट सुलगा लिया। थोड़ी देर बाद दिन का उजाला चारों तरफ फैल गया और तारीखी गार देखने के लिए सयाहों और शहर के लोगों की आमद शुरू हो गई। पहली कश्ती साहिल पर आकर लगी तो मैं उस कश्ती में सवार होकर वापस गेटवे ऑफ इंडिया गया। जहां से टैक्सी पकड़ी और अपने होटल आ गया। वहां आते ही अंग्रेजी का अखबार खरीदा। उसमें साइरस न्यूक्लियर प्लांट की तबाही की कहीं कोई खबर नहीं छपी थी। जाहिर है भारतीय हुकूमत ने उसे सीग़े राज में रखा था। ऐसी खबर किसी अखबार में नहीं छप सकती थी। उस रात मैंने अपने बंद कमरे में पलंग पर बैठकर अपने बॉस से राब्ता कायम किया। बॉस ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि धमाका इस कदर भयानक था कि न्यूक्लियाई प्लांट का 95% हिस्सा तबाह होकर रह गया है। बॉस ने मुझे ये खबर भी सुनाई कि मेरी अदम मौजूदगी में पालमपुर से अपना आदमी मिस्टर टंडन को मेरी खैरियत के सिग्नल बराबर भेज रहा है। मिस्टर टंडन को यही बताया जा रहा है कि कैप्टन मेहता रेस्ट हाउस में मुसलसल आराम कर रहा है और वो बहुत कम बाहर निकलता है और दिन का ज्यादा हिस्सा गीता पढ़ने में गुजारता है। वो कहीं आता जाता नहीं और कोई उसे मिलने भी नहीं आता। अपने एजेंट ने मेरे लिए छतरी का काम किया था। अगर हमारा एजेंट मेरे पीछे लगे हुए जासूस का खुफिया कोड मालूम न करता और सिर्फ उसे हलाक कर डालने पर ही इक्तफा करता तो मेरे लिए अपने कमांडो मिशन पर पालमपुर से रवाना होना नामुमकिन था। क्योंकि जब मिस्टर टंडन को अपने आदमी के पैगाम दिल्ली न पहुंचते तो वो फौरन तहकीकात के लिए किसी दूसरे आदमी को रवाना कर देता, जो मुझे पालमपुर के रेस्ट हाउस में न पाकर उसकी इत्तला दिल्ली मेरे बॉस मिस्टर टंडन को पहुंचा देता और न्यूक्लियर
प्लांट की तबाही के बाद दिल्ली पहुंचते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता। अब मिस्टर टंडन अपने आदमी की गुमशुदगी के बावजूद मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता था, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। और फिर उसका आदमी उसकी खुफिया कोड में ही ये पैगाम देता रहा था कि मैं पालमपुर के रेस्ट हाउस में ही। बम्बई में अब मेरा कोई काम नहीं था, चुनाचे उसी रोज मैंने एक फ्लाइट पकड़ी और अंबाले पहुंच गया। अंबाले से दूसरी फ्लाइट ली और शाम के वक्त पालमपुर रेस्ट हाउस में आकर बिस्तर पर ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नौकर से मैंने कह दिया था कि डॉक्टर से चेकअप कराने अंबाले जा रहा हूँ। अगले रोज मैंने सुजाता को फोन करके बता दिया कि मैं फुला रेस्ट हाउस में हूँ और अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। वो बड़ी खुश हुई। जहाँ अपने उस एजेंट से मेरी मुलाकात न हुई जिसने मेरे पीछे लगे हुए मिस्टर टंडन के जासूस को हलाक कर दिया था और उसकी लाश भी गायब कर दी थी। मैं मजीद कुछ रोज पालमपुर की पुरसुकून पहाड़ी फजाओं में बसर करना चाहता था, मगर दफ्तर से मिस्टर तिवाड़ी सेक्रेटरी नंबर 2 का तारा गया कि दफ्तर जल्दी पहुंचो। मैं समझ गया कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है। साइरस न्यूक्लियाई प्लांट की तबाही कोई मामूली बात नहीं थी। मैं टेलीग्राम मिलते ही दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मिस्टर तिवाड़ी एयरपोर्ट पर मौजूद था। वो अपनी गाड़ी में आया। दिन के 3 बजे मैं दिल्ली पहुंचा था। सेक्रेटरी तिवाड़ी मुझे सीधा दफ्तर ले गया। रास्ते में उसने मुझे बताया कि साइरस प्लांट को तखरीबकारों ने नुकसान पहुंचाया है। मैंने तफ्तीश का रुख मोड़ने के लिए श्रीलंका के सिन्हाली तखरीबकारों को मुर्द इल्जाम ठहराया। तिवाड़ी ने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, हम पाकिस्तानी तखरीबकारों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। मैंने कुरेदने की खातिर पूछा कि अपने प्लांट का नुकसान कितना हुआ है। सेक्रेटरी तिवाड़ी को बताना ही था, क्योंकि मैं सेक्रेटरी 1 था। मेरी हैसियत सेंट्रल इंटेलिजेंस के एक अहम अफसर की थी। तिवाड़ी की जबानी मालूम हुआ कि साइरस प्लांट की लैब नंबर 2 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और न्यूक्लियाई प्लांट की आधी से ज्यादा इमारत उड़ गई है। इस तबाही में बहुत सी जानें भी जाया हुई थी। इनमें 4 बड़े आला पाए के भारतीय साइंसदान भी थे। ऑफिस में हर किसी का चेहरा उतरा हुआ था। सभी परेशान परेशान दिखाई दे रहे थे। तिवाड़ी ने मिस्टर टंडन को फोन पर बताया कि कैप्टन मेहता पालमपुर से आ गए हैं। मिस्टर टंडन ने फौरन हम दोनों को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट आने के लिए कहा। मिस्टर टंडन अपने एयर कंडीशनड कमरे में पुश्त पर हाथ रखे बेचैनी से टहल रहा था। हमें देखकर सोफे की तरफ इशारा किया, फिर खुद भी सोफे पर बैठ गया। सिगार को एस्ट्रे में मसल दिया। उसका चेहरा बता रहा था कि वो इंतहाई फिक्रमंद है। मेरी तरफ एक गहरी नजर से देखा और बोला, कैप्टन मेहता, मुझे उम्मीद है कि तिवाड़ी में तुम्हें तमाम हालात बता दिए होंगे। मैंने अपने चेहरे पर परेशानी जाहिर कर रखी थी। अपने सर को इंतहाई अफसोस के अंदाज में हिलाते हुए कहा, सर आखिर सिक्योरिटी स्टाफ कहाँ था? क्या वो सो रहा था? ये हमारी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा दाग है। मिस्टर टंडन ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, प्राइम मिनिस्टर ने बंबई प्रांत के 4 इंटेलिजेंस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। आला सतह पर इस सबूताज की तहकीकात शुरू हो गई हैं। हमें इस तहकीकात से बेखबर रखा जा रहा है। कुछ पता नहीं हमारा क्या हशर हो। ठंडा सांस भरकर मिस्टर टंडन ने अपना सर सोफे की पुश्त से लगा दिया। सेक्रेटरी तिवाड़ी कहने लगा, सर ये काम पाकिस्तानी एजेंटों के सिवा और किसी का नहीं हो सकता। टंडन ने तलखी से कहा, सवाल ये है कि हमारा महकमा आखिर किस मर्ज की दवा है? दुश्मन के एजेंट जो मुल्क में जगह जगह मौजूद हैं, हो सकता है हमारे ऑफिस में भी कोई एजेंट मौजूद हो। अंदर से मेरा दिल जरा सा धड़क कर नॉर्मल हो गया, मगर मैंने अंदरूनी कैफियत को अपने चेहरे पर बिल्कुल जाहिर न होने दिया। हालांकि मिस्टर टंडन ने ये जुमला अदा करने के साथ ही मेरी तरफ देखा था। मैंने कहा, सर हमें अपने स्टाफ की फिर से स्क्रूटनी करनी होगी, ये बहुत जरूरी है। मिस्टर टंडन ने मायूसी के अंदाज में अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इससे कुछ नहीं होता कैप्टन मेहता। दुश्मन के एजेंटों को स्क्रूटनी की पहले से खबर हो जाती है। बहरहाल मैंने तुम्हें और मिस्टर तिवाड़ी को इसलिए जहां बुलाया है कि आज रात 11 बजे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने हमें अपने ऑफिस में बुलाया है। डीजी रामा मूर्ति भी लंदन का दौरा छोड़कर आज नई दिल्ली पहुंच रहा है। तुम लोग रात ठीक 10:30 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। उस वक्त मेरी जेब में एक ऐसा खतरनाक टाइम बम था जो किसी भी वक्त फट सकता था। ये टाइम बम माचिस के साइज का ताकतवर ट्रांसमीटर था। चूंकि मिस्टर तिवाड़ी मुझे एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस ले आया था, इसलिए ये ट्रांसमीटर मेरी जेब में ही पड़ा रह गया था। मैंने उसे ब्राउन कागज में लपेटकर अपनी पतलून की अकबी जेब में रखा हुआ था। जितनी देर मैं मिस्टर टंडन के ऑफिस में बैठा रहा, मेरी जान पर बनी रही। अगर उस वक्त कोई भी मेरी तलाशी ले लेता तो ये ट्रांसमीटर मुझसे बरामद हो जाता और फिर मेरा जो हशर होता वो साफ जाहिर था। जब तक मैं टंडन के रूबरू बैठा रहा, अंदर से मेरी हालत परेशान ही रही। अगरचे मैंने उसे किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। मिस्टर टंडन ने मेरे पीछे जो पहला जासूस लगाया था, उसकी लाश मकबरा हुमायूं में मिली थी। अब पालमपुर से दूसरे जासूस की गुमशुदगी और गालिबन मौत की खबर 2-1 रोज में उसे मिलने वाली थी। दोनों आदमी मेरे पीछे लगे लगे मौत के घाट उतरे थे। इससे कुदरती तौर पर यही शक पड़ता था कि उनके कत्ल में मेरा हाथ है और मेरी हैसियत मशकूक है।
मैं इन तमाम संगीन खतरात में गिर गया था, मगर अपनी जगह पर डटा हुआ था। इसकी वजह महज ये थी कि मैं एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसी अहम तरीन आसामी पर तैनात था कि वहां बैठकर मैं चारों तरफ न सिर्फ निगाह रख सकता था, बल्कि पाकिस्तान दुश्मन अजाइम को जड़ से काट सकता था। रात के पूरे 11 बजे हम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंच गए। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस रामामूर्ति भी मेरे, मिस्टर टंडन और मिस्टर तिवाड़ी के अलावा मौजूद थे। 5 मिनट बाद मिसेज इंदिरा गांधी अकबी दरवाजे से नमूदार हुई। मैं पहली बार इस खातून को रूबरू देख रहा था। जैसा उन्हें तस्वीरों में देखा था बिल्कुल वैसी ही थी। छरीला कद, गोरा चिट्टा रंग, सर के बालों में एक सफेद लट,